तो ये हमारे पास में है, तो ये आ गया। अब इसने क्या पूछा अपने से, काइनेटिक एनर्जी। एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारे पास। है ना, मैक्स विद मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा था। तो ये आ जाएगा। वर्क फंक्शन बताओ। तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हमें ये भी मालूम है कि ये इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 3.76 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई इंटू 10⁻34। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, लिख लीजिए। क्लियर? सर एक मिनट। लिखिए। जैसे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 4 वेवलेंथ। यानी ये हमारे पास में मान लो सरफेस है और इस पे एक बीम है, इसमें 4 वेवलेंथ्स हैं। ओके, तो लेमड़ा 1 इक्वल टू दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम है, लेमड़ा 2 इक्वल टू दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम है, लेमड़ा 3 अपने को दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम है, लेमड़ा 4 इक्वल टू दिया 7000 एंगस्ट्रॉम है। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने को वर्क फंक्शन भी दिया है जो कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी जो एनर्जी है 1.9 से अगर ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एच न्यू ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये एनर्जी क्या होगी, एच न्यू 1 ई 1 इक्वल टू, तो एच सी बाई लेमड़ा 1, है ना। तो ये एनर्जी हमारे पास कितना मिल रही है, ये एनर्जी मिल रही 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास में E2 इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा 2, तो ये एनर्जी कितनी मिल रही, 2.58। फिर हमारे पास में E3 इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा 3, ये एनर्जी अपने को मिल रही है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मिल रहा अपने को E4 मिल रहा अपने को एच सी बाई लेमड़ा 3 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ देखो इन तीनों का एनर्जी
इससे ज्यादा है वर्क फंक्शन से, इसका कम है, इसका मतलब इससे फोटो एमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी 1.9 से ज्यादा होना चाहिए, वो तो है ही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है ईच ऑफ इंटेंसिटी, तीन यानी जो चारों है उनकी इंटेंसिटी है, लेकिन यहाँ अब क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, क्योंकि इसकी काउंट होगी, इसकी काउंट होगी, इसकी काउंट होगी, है ना, इस फोर्थ वाले की काउंट नहीं होगी। तो सबकी इंटेंसिटी सेम है, तो हमें मालूम है कि इंटेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म दिखा रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला एन एच न्यू बाई ए, यहाँ से एन निकाल लेंगे तो आई ए बाई एच न्यू, आई एस सेम है ना, या और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई ए बाई एच सी बाई लेमड़ा, तो लेमड़ा यहाँ ले जाएंगे, तो ये सब कांस्टेंट है, केवल लेमड़ा चेंज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कह रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है ईच कैपेबल फोटोन emits 1 electron, calculate the number of photoelectrons liberated per second। तो नहीं है क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है हमारे पास में, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ n1 n2 n3, ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, और यही टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ जिस तरह से दिया उसका मतलब एफिशिएंसी 100% है, तो इन सब की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई ए बाई एच सी को बाहर ले लो, तो लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 इनकी वैल्यूज आप पुट करिएगा, सबकी वैल्यू पुट जब आप करोगे तो हमारे पास में टोटल आ जाएंगे 1.12 इंटू 10 टू पावर 12, हो गए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये लिख लीजिए। ये लॉजिक समझ में आया सबको? लिख लिया? अब जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल 3 इसने दी है, एग्जाम्पल 3 ये अपने को बता रहा है कि अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो ये कह रहा है कि इसमें जो आंसर है वो पहले उसको समझा देता हूँ मैं, तो इसमें कह रहा है कि ये 17 सेकंड लगेंगे अगर कोई मान लो कभी भी लाइट अगर इंसिडेंट हुई किसी मेटालिक सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 17 सेकंड लगेंगे अगर हम लोग वेव थ्योरी मानते हैं तो, ठीक है।
लेकिन यहाँ जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब चीजों को देखा, इन्होंने तो ये देखा है कि लाइट जैसे इंसिडेंट होती है फोटो एमिशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब टाइम डिले तो नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कैसे इसने कहा कि स्मॉल पोटेशियम फॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the direction of incidence of light, है ना, a distance r from a point light source whose output power P naught is 1 watt। यानी ऐसा दिया हुआ है, ये लाइट एमिट कर रहा है, किसी r डिस्टेंस की ये बात कर रहे हैं, तो इसकी पावर जो है P नॉट है, और यहाँ r डिस्टेंस पर अगर हम जाएं तो यहाँ इंटेंसिटी क्या वो निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी है पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, या ये सरफेस रखा है जिसका एरिया मान लेते हैं कि ए मान लो, तो ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितनी है, तो P इंटू ए डिवाइडेड बाय, मतलब P नॉट है, P नॉट इंटू ए 4 पाई r स्क्वायर, इतनी पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटू टी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। ये जो एनर्जी है ये हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ये कह रहा है, assuming wave nature of light, how long would it take for the foil to soak up enough energy। ये दरअसल इसका वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ जब ये वैल्यूज आप रखोगे, ए मतलब क्या हुआ यहाँ, क्योंकि इसका रेडियस दिया है ना इसने, तो दरअसल ये पाई 0.5 का होल स्क्वायर है, नहीं सॉरी ये तो उसका है, और इसकी रेडियस दिया है इसने, पोटेशियम एटम की रेडियस है तो ये दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया मीटर स्क्वायर में, स्मॉल आ रहे हैं 0.5 मीटर, पी नॉट अपने को दे रहा है का 1 वोट है, तो आप देखोगे कि टी की वैल्यू जो है वो लगभग आ जाती है 17 सेकंड, अगर ऐसा मानते हैं तो, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वेव नेचर नहीं है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बाद फोटो एमिशन स्टार्ट होगा, ये लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग करिएगा, करो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को, एग्जांपल 4 को करो। हो गया, और कैलकुलेटर से इसके कैलकुलेशन मत करिएगा, अपने से करिएगा, ठीक है।
हो गया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, हो गया। तो सिंपल ही क्वेश्चन है दागुस्तानी। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 5। Illuminating the surface of certain metal alternatively with the light of wavelength। तो अपने को लैम्बडा 1 दिया इसने 0.35 माइक्रोमीटर, लैम्बडा 2 अपने को दिया इसने 0.54 micrometer. It was found that the corresponding maximum velocities of photoelectrons have ratio eta equal to 2. Find the work function of the metal. अब देखो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हुई ना, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड अगर v है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? 2v होना चाहिए। तुम्हारे पास हो जाएगा hc by lambda 1 equal to 5 plus half m 2v का होल स्क्वायर, और ये hc by lambda 2 equal to 5 plus half mv स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा hc by lambda 1 equal to 5 plus 4 को बाहर ले लेंगे, और ये जाएगा hc by lambda 2 minus 5। सॉल्व कर लो, यहाँ से 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू अपने को मिल जाएगी। अपने को सब दे रखा है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जिसकी वेवलेंथ कम हो, क्योंकि वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो उससे अगर ज्यादा वेवलेंथ की बात करेंगे तो फोटो एमिशन वैसे भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ, लिख लिए? हाँ सर। एग्जाम्पल 6 है ना। तो फोटो सेल इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन मोड
तो सैचुरेशन मोड में ये ऑपरेट हो रहा है ना। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इक्वल टू क्या होगा, Q/T होगा, है ना, यानी NE/T होगा। तो N/T ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हो गया, इनटू ये करंट होगा। तो यहाँ जो सैचुरेशन करंट दिया है इसने, फोटो सेल इज ऑपरेटिंग इन अ सैचुरेशन मोड विद अ फोटो करंट, यानी कितना दिया है, 4.8 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो जाएगा दरअसल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इनटू ई ना, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इनटू ई। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। जहाँ NE क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ओके, अब आगे क्या कह रहा, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ एंड पावर इज इंसिडेंट, यानी यहाँ जो लैम्बडा 1 है वो इसके करस्पॉन्डिंग कितना दिया है, 3000, और पावर कितना दे रहा है, 1 मिलीवॉट, यानी 1 इंटू 10⁻³ वॉट जूल पर सेकंड, इतनी पावर है। When another monochromatic radiation of wavelength and power, अब wavelength क्या क्या अब इसने डिक्रीज कर दिया, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, and power 5 milliwatt is incident, it is observed that maximum velocity of photoelectron increases 2 times, तो बढ़ी जाएगी। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास में कॉन्सेप्ट है Hc/λ1 इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। दूसरे वाले के लिए जाओगे आप, क्योंकि वहां कितना दिया है, λ2 इक्वल टू दिया है 1650 एंगस्ट्रॉम, P2 अपने को दिया है 5 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Hc/λ1 इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv², फिर वहाँ Hc/λ2 इक्वल टू 5 प्लस हाफ m2v का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग फाई निकाल लेंगे। फाई जब मिल जाएगा तो हमें मालूम है कि फाई इक्वल टू h न्यू नॉट है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी अपने को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए इसको, तो लैम्बडा नॉट यहाँ से मिल जाएगा। ओके, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है कि एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी क्या दिया इसने, एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन बताना है, तो एफिशिएंसी यानी बी पार्ट में, तो एफिशिएंसी होगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू क्या होता है, 100 होता है, परसेंटेज में बात करेंगे तो, और अगर परसेंटेज में बात नहीं करते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये होता है। तो ये कह रहा है कि दोनों की जो एफिशिएंसी वो सेम है। तो पहले वाले का तो ये दे रखा NE, है ना, तो इसकी एफिशिएंसी NE, तो पहले वाले का तो NE अपने को मिल ही रहा, वो तो वहां से लिख लेंगे हम लोग, और NPH इसके लिए कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, NE आप लिखोगे यहाँ 4.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, वो यहाँ से लिया मैंने NE, है ना, डिवाइडेड बाई 1 ये दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू क्या लिखो, NPH, मतलब ये हो जाएगा P1/H न्यू 1 ना, है ना। तो हमारे पास आ गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ इंटू Hc/λ1। λ1 की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है
बाकी सब दिया हुआ है, HC भी मालूम है अपने को, तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, यानी इसकी एफिशिएंसी अपने को मिलेगी यहाँ तो ये आ जाएगी हमारे पास में 0.02, और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.02 इंटू 100 कर देंगे तो 2% आ जाएगा, ये एफिशिएंसी इसकी, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखो, ये तो हो गया इसका पहले वाले का, है ना, मतलब कि ये पूछ रहा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया, फिर कह रहा सैचुरेशन करंट इज सेकंड केस बताओ, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों की it is observed that maximum velocity of photoelectron increases to 2 times assuming efficiency of photoelectron generation per incident to be same for both the cases। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो सेकंड केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से चलो P2 देखो आप इसका, ये P2 इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे NPH डैश मान लेता हूं मैं इंटू HC बाई लेमडा 2। यहां से आप लेमडा 2 आपको पता ही NPH डैश यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यहाँ से मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यहाँ से मिल गए हैं और इसकी एफिशिएंसी 0.02 है, तो क्या होगा देखो यहाँ, यानी ये आ जाएगा ईटा इक्वल टू NE डैश बाई NPH डैश, और ये इक्वल टू कितना है 0.02 है, हमें तो NE डैश चाहिए, यानी 0.02 इंटू NPH डैश, तो वो कितना आ गया हमारे पास में, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, है ना, तो हो जाएगा 5 इंटू, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8C इंटू लेमडा 2, तो ये वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, लेमडा 2 अपने को पता ही है ना, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आ गई, फिर इसको आप क्या करो NE डैश को E से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सैचुरेशन करंट आ जाएगा। तो
तो ये क्या रहा है, सैचुरेशन करंट आ रहा है। ये concept है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपने को दिया हुआ है E इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन 5 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू टी प्लस 100 वोल्ट पर मीटर साइन 8 इंटू 10 टू पावर 15 टी। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया। तो इसका मतलब ये हुआ एक तरह से ये x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं हम लोग, या y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें x y z का कोई वो नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से वेव था, है ना। तो लाइट को हम लोग एज अ वेव भी तो ट्रीट करते ही हैं। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अपने को यहाँ दिया हुआ है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने को दिया, यानी 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू। ठीक है भाई, ये तो हम लोग ले सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी तो लेते हैं, तभी तो फॉर्मूला आया है। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, वो तो हम लोग यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखो, इसने क्या कहा क्वेश्चन में, लाइट डिस्क्राइब्ड एट अ प्लेस बाय द इक्वेशन falls on a metal surface having work function 2 electron volt। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम तो आप देखो कि एक तो है 5 इंटू 10 टू पावर 15, यानी दो वेव्स हैं एक तरह से, दूसरा है 8 इंटू 10 टू पावर 15। तो किससे मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी इस केस में मैक्सिमम मिलेगा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। तो 8 इंटू 10 टू पावर 15, तो यहाँ से अपने को न्यू मिल जाएगा। तो 8/2 पाई इंटू 10 टू पावर 15, ये मिल गया फॉर्मूला। एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इस केस में ज्यादा मिलेगा, तो वो हो जाएगा एच न्यू माइनस 5। आपको बाकी सब दे रखा, 5 भी दिया हुआ है इसने, तो 5 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे तो आ जाएगा, देखो कैसे, है ना। तो ये हो गया एच सी, मतलब एच न्यू में ले लो, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दो, देखो कैसे भाई। ये कितना है, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 8 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू पावर 15, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिल जाएगा यहाँ से। तो वो आ रहा है लगभग इतना आ रहा है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये लिख लो। फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। अब जैसे मान लो वेव्स इस तरह की दी है आपको, मतलब ऐसी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, E इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन 5 इंटू 10⁻14 टी। कितना था इसका, इसी को ले लेते हैं ना, 15 है मान लो, ठीक है। ये 15 है और ये हो गया साइन 8 इंटू 10⁻15t। ऐसे इक्वेशन अपने को दिया हुआ है ना। वापस से वही x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पर मान लो। तो क्या करेंगे, ये वेव जो है ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन तो है नहीं, तो इसको पहले हम लोग उस फॉर्म में लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू कॉस a माइनस बी, यानी 3 इंटू 10⁻15t प्लस कॉस a प्लस बी, यानी 13 इंटू 10⁻15t। इसमें भी मैं पूछ रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी बताओ, वही सेम वही क्वेश्चन है, उसी के कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूँ मैं। वर्क फंक्शन अपने को इसका दे रखा है, कितना है वर्क फंक्शन इसका, है ना, कितना है 2, यानी इसका वर्क फंक्शन हमारे पास में 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो मैं तो यानी मैक्सिमम तो 2 वेव, तो यानी किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी अपने को, मैक्सिमम इसके करस्पॉन्डिंग, यानी 2 पाई न्यू इक्वल टू 13 इंटू 10⁻15। तो हमारे पास यहाँ से न्यू आ गया, तो 13 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 2 पाई, ये आ गया हर्ट्स। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस बोलो क्या लिखा मैंने, गड़बड़ कर दिया, ए माइनस बी सही तो लिखा, अच्छा माइनस आएगा बारी हूँ। सर वो माइनस कॉस 13 × 10⁻15t होगा ना? ये माइनस होगा इधर वाला यूँ। हाँ सर। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर ये रहेगा। ओके, लिख लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे, कंटीन्यूटी मैक्स मिल जाएगी, 5 ये दे रखा है ना, और न्यू आपको यहाँ दे रखा है, इसको सॉल्व करना है बस, लिख लीजिए इसको।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में डी ब्रोई वेवलेंथ। wavelength of matter wave। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट डी ब्रोई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसने कहा कि अगर लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है, यानी लाइट एज अ पार्टिकल भी हम लोग ट्रीट करते हैं, एज अ वेव भी ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि जो मैटर वेव्स के जो मैटर पार्टिकल्स है, मतलब तो वो भी इसका मतलब वेव नेचर शो करना चाहिए। और तभी तो इन्होंने फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव जब करते हैं तो वो एज अ वेव उसमें ट्रीट किया जाता है, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि सिंस मोमेंटम ऑफ अ फोटोन कितना आया था वो, m मतलब p इक्वल टू mc इक्वल टू h बाई लेमड़ा, है ना। ये था किसका, एक फोटोन का मोमेंटम ये था। इसका मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ a matter particle whose speed is v and wavelength of a matter particle whose speed is v, whose speed and mass, है ना, whose speed and mass are v and m respectively। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ हो जाएगी m इक्वल टू h बाई पी या h बाई m इंटू बी, और इसको हम बोलेंगे मैटर वेव। क्या बोलेंगे, ये हो गई एक तरह से वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, और जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई वेवलेंथ, ठीक है, लिख लो इसको।
लिख लिया क्या? हाँ सर। अब जैसे हमारे पास में मान लो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, है ना, तो डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, तो कैसे, मान लो जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कराया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करा ए से बी, तो ये वी ए पोटेंशियल है, वी बी पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करवाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 0 ही है, माइनस ई इंटू वी बी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख रहे हो कि इसको इधर ले जाएंगे तो वी बी माइनस वी होना ही चाहिए, है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसको क्या लिख सकते हो आप, पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हो। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू वी, यानी यहाँ से अपने को पी मिल जाएगा, ये लिख लो पहले। तो आप यहाँ देखो कि अपने को क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू मिलेगा 2MEV का स्क्वायर रूट, यहाँ वेवलेंथ हो जाएगी हमारे पास में H बाई पी, यानी H बाई रूट 2MEV। इसको सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली हमारे पास में 150 बाई वी, वी जो कि किस में होगा, वोल्ट में, और ये आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
नेक्स्ट हमारे पास में डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो जब हम लोग ये बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल, तो इसको हम लोग एज अ केटीजी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ठीक है, तो केटीजी में हमने देखा कि हम सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी टेम्परेचर पर, यानी ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, है ना। ऑन एवरेज, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल है तो ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑन एवरेज kinetic energy of a gas molecule at temperature कैपिटल T, तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है 3kT/2। तो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, p²/2m, यानी p इक्वल टू जाएगा 3kTm का स्क्वायर रूट। तो इस केस में जो वेवलेंथ अपने को मिलेगा h/p, तो हो जाएगा h/√3kTm, जहाँ m क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसका मास है। m क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 एंड 12, ये दोनों करो आप लोग।
हो गया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। दोनों क्वेश्चन हो गए ना? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से करेंगे हम लोग, है ना? नेक्स्ट हमारे पास में बोर मॉडल। फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल आयंस। तो इसके पहले वैसे तो कई लोगों ने एटम के बारे में बताया, जैसे जे थॉमसन ने भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मतलब एम्बेडेड है, ठीक है, जिसका मतलब उसका मॉडल का नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, उसको उसका उसने एक होता है ना थ्योरेटिकली ऐसा कुछ बोला, तो प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर रदरफोर्ड ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने देखा कि एक सेंटर है, सेंटर पर टोटल चार्ज एक तरह से वहीं रखा है, सारा का सारा मास वहीं है, ठीक है, सेंटर पर, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है क्लासिकल थ्योरी में, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है जो मैक्सवेल ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो वो ये कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करता है, यानी एनर्जी एक तरह से लूज करता है, कि एनर्जी उससे मतलब लॉस होता है कि एनर्जी का। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तब तो एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, है ना? तो एक तो ये नहीं कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया दरअसल वो। दूसरा ये भी था कि जो अभी हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो अगर मान लो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मान लो एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस करता जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, सॉरी मतलब उसकी रेडियस कम होती जाएगी। रेडियस कम होती जाएगी, इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो तो कंटिन्यूस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो मिलता नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये दो एक तरह से पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर बोर मॉडल भी मतलब, जब सिंपल सी बात है कि नील्स बोर ने भी अपना दिमाग तो लगाया ही, जैसे डी ब्रोय ने लगाया है। डी ब्रोय का मालूम एक पेज की हाइपोथेसिस, एक पेज का ही उसका वो था, जब उसने सबमिट किया अपना ये पेपर, तो एक पेज में सबमिट कर दिया उसने, कुछ था ही नहीं उसमें, क्योंकि लोगों ने इतना रिसर्च कर लिया था कि उसने केवल मिलाया है पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को, है ना, उसको मिला के उसने एक नया थ्योरी दिया। वैसा इसने भी किया भाई, एक्सपेरिमेंट्स तो चल ही रहे थे, लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, ओके। तो फाइनली इसने जो बोर मॉडल की बात करी, तो बोर मॉडल में इसने कुछ पोस्टुलेट लिए हैं, उन पोस्टुलेट के बेस पर ही इसने बोर मॉडल की थ्योरी हम लोगों के सामने रखी है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके पोस्टुलेट के बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि उनके बेस पर ही इसने थ्योरी बनाया है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। और हमने मालूम है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव के बारे में, वहाँ एनर्जी दो नोड के बीच में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो यहाँ भी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे कहाँ से, डी ब्रोई वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट से। अभी बताऊंगा मैं आपको, तो और क्लियर हो जाएगा वो। तो पहला तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग are revolving around nucleus in stationary orbits. Where it has fixed energy, यानी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स वेयर इट हैज फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, ये न्यूक्लियस है जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज Ze यानी प्लस Ze है, और जो रेडियस है इसकी ये R है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसकी अपनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी Ze इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। तो एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम is quantized. Angular momentum of an electron angular momentum is quantized. Angular momentum of an electron, angular momentum of an electron in an orbit is integral multiple of h by 2 pi। ये लिख लीजिए पहले।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ना? तो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ से डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी स्पीड से जा रहा है, यानी mvr इक्वल टू NH/2 पाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में mvr तो लिख लीजिए I क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले इसी का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो इसमें स्टेशनरी ऑर्बिट की तरह ट्रीट करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा कि ये वेवलेंथ है एक पूरी, इन दोनों एंड को मिलाओ, तो इसकी जो रेडियस है वो आ रहे, तो हमें मालूम है कि ये पूरा कितना है, लैम्बडा है ना। तो यानी 2πr इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा होगा। तो लैम्बडा को क्या लिख सकते हो आप, h/p ना, और p को क्या लिख सकते हो, h/mv ना। यानी हमारे पास हो गया mvr इक्वल टू h/2 पाई ना। तो ये हो गया n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ये क्या हो गया, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। समझ में आया लॉजिक? तो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इस वाली क्वेश्चन में देखो, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, बात समझ में आई? हाँ सर। है ना, ये लिख लो पहले।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। जैसे नेक्स्ट है, ये 1 वेवलेंथ और ये 2, इसको मिलाओ तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा है ना, इसके दोनों एंड को मिलाओ। तो ये रेडियस आर है, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 2 लैम्बडा, यानी 2 इंटू एच बाई पी, यानी P इंटू आर इक्वल टू 2h बाई 2 लैम्बडा बाई 2h बाई 2 पाई। ये हो गया MVR इक्वल टू 2h बाई 2 पाई, यानी n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है, उसमें लिख लीजिए। फिर थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब तक ये किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ये पोस्टुलेट एक कहता है कि जब तक स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, यानी रेडिएशन नहीं हो रहा है, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये इसका ट्रांजिशन होगा, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये फिर एनर्जी लूज करेगा, और वो जो एनर्जी होगी वो होगी एच न्यू, ऐसा ये कहता है। ठीक है? ठीक, तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? each orbit has definite energy. Each orbit has definite energy
in which revolving electron does not radiate energy, but when it jumps from one orbit to another, then it radiates energy as A2 minus A1 equal to h nu. ठीक है, each orbit has definite energy in which revolving electron does not radiate energy, but when it jumps from one orbit to another, then it radiates energy as A2 minus A1 equal to h nu. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा. लिख लीजिए इसको. तो पूरा जो बोर मॉडल है वो इन्हीं पोस्टुलेट पर टिका हुआ है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. ठीक है. अच्छा, एक बात और याद रखना है लेकिन हमेशा जब भी वो कहे ना कि बोर मॉडल, कोई भी जैसे आपको एक सिस्टम देगा कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल या बोर मॉडल इज वैलिड हियर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्वांटाइजेशन, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना इसका, वो है क्वांटाइजेशन वाला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का. तो वो इक्वेशन तो यूज करना ही करना है फिर. mvr इक्वल टू nh बाई 2 और i ओमेगा इक्वल टू nh बाई 2 ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है. ओके. क्योंकि क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह वो मान लो मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया उसने, ऐसा बना दिया, कोई और नया फोर्स लगा दिया है, तो वो चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो. लेकिन जब वो कह रहा है कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज करना है. ठीक है, इस पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिख लो बाप. अब इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख लिया सबने. हाँ सर. है ना. तो सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी एंड रेडियस के बारे में. तो वेलोसिटी एंड रेडियस इन nth ऑर्बिट. ठीक है, यानी nth ऑर्बिट की रेडियस क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. तो हम यहाँ बोर मॉडल की बात करें. अच्छा, बोर मॉडल में भी एक चीज है, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, न्यूक्लियस रेस्ट पर है, यानी न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. एक केस वो भी डिस्कस करूंगा जिसमें न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना. अभी तो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है. तो पॉइंट ऊपर लिख लीजिएगा बोर मॉडल के यहाँ, जिसमें न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान के कर रहे हैं हम लोग. न्यूक्लियस पे रेस्ट पे मानने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है उसका मास काफी ज्यादा है, तो उसको रेस्ट पे मान सकते हैं हम लोग. ये है. ठीक है. तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये हमारे पास में Z into E ये चार्ज है, ये रेडियस है.
तो एक तो इक्वेशन ही है हमारे पास में, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है NH बाई 2 पाई इक्वल टू एम वी आर, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर देंगे तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो V मिल गया अपने को यहाँ से, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH इंटू 2 पाई, यानी 2 पाई से तो कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट H, और ये हो जाएगा Z बाई N, यानी इस वैल्यू को आप ये भी लिख सकते हो V नॉट Z बाई N। तो V नॉट का मतलब क्या हुआ यहाँ, जब Z इक्वल टू 1 है, N इक्वल टू 1 है, तो उस केस में V नॉट की वैल्यू मिलती है अपने को 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होती है इसकी। भाई यही होती है ना, 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, लिख लो इसको। तो ये तो वेलोसिटी आ गई, तो मेनली वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काम आएगा अपने। V इक्वल टू V नॉट Z बाई N, V नॉट है ना, V इक्वल टू V नॉट Z बाई N। लिख लिया? हाँ सर। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग इन 1 V की वैल्यू को, है ना, तो मैं रख देता हूँ। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ये तो फ्रॉम 1 and 3, तो Z E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू MR इन टू V कितना हो जाएगा, E स्क्वायर Z बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट HN का होल स्क्वायर। ओके, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो Z E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू MR
ए टू पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो आर चाहिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई एम ए टू पावर 4 जेड स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना है यहाँ, ये आर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा z से, तो z कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, देखो ये रह गया हमारे पास में ए टू पावर 4, ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। अच्छा, z से एक z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम, ये ए स्क्वायर होगा दरअसल, ये तो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा एन स्क्वायर बाई जेड, यानी इसको आप लिख सकते हो ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर इक्वल टू आ गया एन नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। जब एन इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1, तो ए नॉट की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं बोर मॉडल, सॉरी बोर रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 z इक्वल टू एन, ये बोर रेडियस हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। तो इसको भी ये वाला याद रखना है आपको, ये बड़े काम का फॉर्मूला है, काम आएगा हमारे। इस फॉर्मूले से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो हम लोग निकाल सकते हैं। लिख लिया? हाँ सर। है ना। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास में जैसे टाइम पीरियड निकालना है मान लो, है ना, तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड जो उस जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हाँ क्या हुआ? एक सेकंड पिछला पेज दिखाएंगे, एक रह गया था। हाँ 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 सर, हो गया। तो टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसमें उसका टाइम पीरियड क्या, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, आपको पता है रिलेशन क्या होता है दोनों में, है ना, F इक्वल टू 1/T। तो टाइम पीरियड मतलब यानी 2πr/v इक्वल टू टी ना। तो यहां से देखो अपने को R पता है, V पता है, तो R कितना है, n स्क्वायर a नॉट बाई जेड ना, इंटू 1/v।
वी कितना है, वी नॉट जेड बाई एन ना, तो यहाँ से अपने को टाइम पीरियड मिल गया, तो ये हो गया 2 पाई ए नॉट बाई वी नॉट। तो आप देखो ये क्या मिल रहा है अपने को यहाँ, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वल टू हमारे पास में 1/f हो गया, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर आ गया। ओके, यानी इसका मतलब हुआ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, एट सेंटर। तो यहाँ इफेक्टिव करंट क्या देखेंगे, यानी है ना, इक्विवेलेंट करंट की जो बात करेंगे वो करंट क्या होगा, E इंटू एफ या E बाई टी, याद आ रहा है, टी आपको पता चली गया, तो क्या हो जाएगा, या 1 है ना, या एफ या 1/t की वैल्यू देख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको एक काम भी कर सकते हो आप, T इक्वल टू टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर ले सकते हैं, जहाँ टी नॉट आपको पता ही है ना, टी नॉट क्या है यहाँ, जब n इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट ना, है ना। तो E इंटू 1/t यानी z स्क्वायर बाई टी नॉट एन क्यूब ना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2r ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो कितना आ गया, तो म्यू नॉट बाई 2r कितना है, n स्क्वायर ए नॉट बाई जेड इंटू आई कितना है, तो E z स्क्वायर बाई टी नॉट एन क्यूब, यानी अगर आप देखो तो B इक्वल टू आ गया, सबका मैं लेके यहाँ लिख लेता हूँ B नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास में Z क्यूब बाई n⁵, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बात समझ में आ गई, बाकी सबको मैंने कांस्टेंट मान लिया। क्लियर है भाई ये पॉइंट? हाँ सर। लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्या बताने वाला था यार, हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो तो वहां से लाऊंगा मैं, तो m/l इक्वल टू ये हो जाएगा E/2m। तो ये
हमारे पास E/2m और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ना, जो कि क्या होगा NH/2 ना। तो सिंस L इक्वल टू MVR इक्वल टू I ओमेगा इक्वल टू NH/2 पाई, तो ये आ गया हमारे पास में। तो NEH/4 पाई m, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है ना, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एनर्जी और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय बाय। थर्मो का भी कंप्लीट करूंगा, मैं कर दूंगा इस वीक, फिर से क्लासेस लगवाता हूँ आप लोगों की, है ना। इसी तरह से क्लास लगवाता हूँ तो हो जाएगा। थर्मो का तो एक क्लास और चाहिए मुझे बस।